इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में पूर्णांक के अंतर्गत अभ्यास 3C के सवाल हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए भाई, ये दिया गया है 9, 12, 18, 30 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे 102। अब विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें संख्या छांटनी है कौन सी होगी। सबसे पहले तो इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बनता है। यहाँ से शुरू करते हैं। 9, 12, 18, 30, 18, 30 और यहाँ पे रिक्त स्थान और 102। ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अगर मैं 9 में 3 जोड़ देता हूँ तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 12। अब 12 में कितने जोड़ें जो 18 प्राप्त हो, यानी 6 जोड़ने पर। ठीक है। और 3 का 2 गुना 6 जोड़ा तब हमें 18 प्राप्त हुआ। अब 6 का 2 गुना होता है 12। 18 में 12 जोड़ने पर हमें 30 प्राप्त हो गया। अब आपकी समझ में आ गई ये बात कि यदि हम यहाँ पे 12 का 2 गुना अर्थात 24 जोड़ देंगे तो हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। 30 में 24 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 54। देखिए इसको देखते हैं सही भी है नहीं। 24 का 2 गुना कितना हो गया, 48। अगर हम 54 में 48 जोड़ेंगे तो हमें 102 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमारा विकल्प सेकंड 54 सही है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। ये पूर्णांक है भाई 6, -4, -19, -996 और 0। आपको पता है पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, संबंधित पूर्णांक में से एक को घटा देते हैं तो हमें इसका पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 6 में से 1 कम कर देंगे ना, 1 घटा देंगे, 1 माइनस कर देंगे मतलब, तो 6 में से 1 घटाया ये हो गया 5, यानी पूर्णांक 6 का पूर्ववर्ती पूर्णांक 5 है। ऐसे -4 है, -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, -4 और -1 -5 हो जाएगा ना। हमने आपको चकती की सहायता से भी बताया था, गिट्टी की सहायता से, लाल रंग की। -19 है, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, -19 - 1 यानी -20। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। -996, तो -996 का पूर्ववर्ती होगा -996 और इसमें से 1 घटा देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा -997। ठीक है। और 0 का पूर्ववर्ती 0 - 1 अर्थात -1। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ये देखिए चिन्ह ग्रेटर देन अथवा, ये देखिए चिन्ह है भाई ग्रेटर देन अथवा लेस देन, यानी बड़ा है अथवा छोटा है, भरिए। पहला पार्ट है इसका -3 प्लस -6, खाली स्थान दिया गया है -3 -6। तो इसमें हम देखेंगे कि इनमें कौन सा बड़ा है। जो भी हमारा पूर्णांक बड़ा आएगा हल करने पे उसी की तरफ ये जो ये चिमटा सा है ना उसी की तरफ खोल देंगे। ठीक है, वही बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। -3 प्लस माइनस, जब प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। समझिए बच्चों एक बार, चिन्ह में कभी आप कंफ्यूज हो। देखिए जब हम प्लस की गुणा करते हैं प्लस में तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस। और जब हम प्लस की गुणा करते हैं माइनस में तो हमें प्राप्त होता है माइनस। या हम माइनस की गुणा करते हैं प्लस में तब भी हमें माइनस प्राप्त होगा। यानी अगर दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं उन दोनों में से दोनों प्लस हैं तो प्लस आएगा और अगर एक है तो हमें माइनस मिलेगा। अगर दोनों माइनस हैं, माइनस की गुणा माइनस में कर रहे हैं तो भी हमें प्लस प्राप्त होगा। अर्थात आपकी बात समझ में आ गई होगी, दोनों प्लस है तो भी प्लस, दोनों माइनस है गुणा करने पे, अगर दोनों में से एक है तो हमें माइनस पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे जैसे ये प्लस था और ये माइनस, प्लस और माइनस की गुणा की, हमें -6 प्राप्त हो गया यहाँ पे। अब इसको देखते हैं, ये -3 माइनस माइनस ये +6। ठीक है। -3 और -6 दोनों माइनस के हैं, पूर्णांक दो तो माइनस में ही जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा -9 और इधर ये +6 है, ये -3 है, तो कितने प्राप्त होंगे,
मैंने गिट्टी की सहायता से बताया था आपको, और आप वैसे भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 6 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए और ज़्यादा वाले का चिन्ह लगा दीजिए। 6 में से 3 घटाया कितना आ गया 3। अब आप बताइए मुझे प्लस का 3 बड़ा है या माइनस के 9 बड़ा है? जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होगा, तो चिन्ह ये आ गया। 3 बड़ा है तो ये इसका मुंह हमने 3 की तरफ खोल दिया, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि ये सही है, यहाँ पे ये चिन्ह आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। -21 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब भाई -21 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और माइनस का 21 और प्लस का 21 दोनों विपरीत पूर्णांक हो गए, और जब दो विपरीत पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें योगफल क्या मिलता है 0। ठीक है, और यहाँ पे -21 और -21 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो ये माइनस चिन्ह में ही जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -42। अब बताइए 0 और -42 में से कौन बड़ा है? हमने बताया था आपको जो 0 होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है, तो चिन्ह आ जाएगा इस बार 0 की तरफ, यानी 0 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे ये। समझ में आ गया? इसका गैप पार्ट है, देखिए इसको हल करेंगे। -27 माइनस प्लस की गुना क्या होगी, माइनस हो जाएगी ना, तो ये होगा -27। अब ये 27 है भाई, और माइनस प्लस माइनस 45। माइनस के 27 और माइनस के 27 दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो माइनस चिन्ह में ही जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27 और 27 54, यानी -54। और इधर देखते हैं प्लस का 27 है और माइनस के 45 है, तो ये कितना आएगा भाई 45 जो है यहाँ पे ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं ज़्यादा वाले में से कम वाली संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगा देते हैं ज़्यादा वाला का, तो यहाँ पे माइनस में आएगा ना, और 45 में से 27 घटाते हैं तो ये 18 आ जाता है, यानी -18। अब आप देखिए -54 और -18 में से कौन बड़ा है बताइए? ऋणात्मक चिन्ह में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है, तो इसका मतलब हो गया -18 बड़ा है। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। देखिए भाई, जैसे हम संख्या रेखा बनाते हैं और हम यहाँ 0 से बाईं ओर चलना शुरू करते हैं, तो देखिए हम ऐसे घटते हुए क्रम पे चल रहे हैं। -18 पहले प्राप्त होगा और -54 बाद में प्राप्त होगा। अब ये घटता हुआ क्रम है, इसका मतलब -18 से कम ये इधर हम बढ़ रहे हैं ना, जितने बाईं ओर, तो उतना ही हम घटते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये पहले मिला तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा शायद। सवाल नंबर 4 में भी हमें खाली स्थान जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है ये भरना है। ठीक है, इसमें हम पैटर्न देखेंगे क्या बनता है भाई। सबसे पहली रो को देखिए पहले, 13 11 9 7। अब 13 में से 2 घटाए 11, 11 में से 2 घटाए 9, 9 में से 2 घटाए 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, या फिर पीछे से चल दीजिए इधर से, 7 में 2 जोड़ दिया 9, 9 में 2 जोड़ दिया 11 और 11 में 2 जोड़ दिया 13। ऐसे ही अगर 7 में यहाँ पे कितना जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ा है देखिए 7 में अगर हम 20 जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो रहा है 27। अब 27 में फिर से अगर हम 20 जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होगा 47, और 47 में 20 जोड़ दें तो हमें 67 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा भाई 47। ठीक है, ये पैटर्न बन गया, तो हमारा विकल्प थर्ड यानी 47 सही है। ठीक है, समझ। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते ही हैं कि उत्तरवर्ती प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्णांक में एक जोड़ देते हैं। तो जैसे पहला पूर्णांक है 7, 7 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा 7 + 1 = 8। इसी प्रकार से -5 का उत्तरवर्ती क्या होगा, -5 में +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई -4। और -20 का उत्तरवर्ती -20 + 1 कितना आएगा -19। और -997 का उत्तरवर्ती -997 + 1। अब देखिए माइनस के हैं 997 और प्लस का 1 है, तो आपको पता है कि इसमें से माइनस का 1 जब 1 के साथ युग्म बनाता है तो उसको 0 कर देगा, तो माइनस का 1 इसमें से निकल गया तो माइनस के 996 बच गए ना, माइनस के 996। जो गिट्टी वाला मेथड था वो मैं आपको बता रहा था अभी।
अब ये शून्य है, शून्य का उत्तरवर्ती क्या होगा, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। शून्य में हम कोई भी संख्या जोड़ते हैं या कोई भी पूर्णांक जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, ये सवाल नंबर 6 है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इसको हल करेंगे। दोपहर में तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख देंगे प्लस के 19 डिग्री सेल्सियस। भाई 0 डिग्री से जितना भी अधिक तापमान होगा उसको हम प्लस में लिखते हैं, तो यहाँ से 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है तो हमने लिख दिया प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस। सी को सेल्सियस कहते हैं भाई है। और तथा अर्धरात्रि को तापमान ये 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम, चलिए मैं लिख देता हूँ 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम। इसको क्या लिखेंगे जो 0 से कम है, यानी माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें तापमान में अंतर निकालना है। तापमान में अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम तापमान में से प्रारंभिक तापमान घटा देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अर्धरात्रि के तापमान में से दोपहर का तापमान घटा देंगे, माइनस दोपहर का तापमान। अर्धरात्रि को तापमान है माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, इसमें से घटाएंगे दोपहर का तापमान, ये था प्लस के 19 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए भाई, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस माइनस हो गया 19 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस में ही जुड़ जाएंगे, माइनस के 2 और माइनस के 19 माइनस के 21 डिग्री सेल्सियस, ये ताप का अंतर हुआ। ठीक है, समझ। सवाल नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। बहुत ध्यान से समझेंगे इस सवाल को भाई। देखिए, जन्म कब हुआ उनका, 429 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 429 वर्ष पहले, तो पूर्व है, इसका मतलब हम लिखेंगे माइनस, माइनस के 429 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। ठीक है, ऐसे ही उनकी मृत्यु कब हुई भाई, किस सन में हुई, ये बताया है 348 ईसा पूर्व, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस के 348 ईस्वी। ठीक है, अब वे कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो उसका जीवन काल निकालने के लिए हम मृत्यु के समय में से जन्म का समय घटा देते हैं। उनकी मृत्यु कब हुई, माइनस के 348 ईस्वी में, इसमें से घटाइए जन्म का समय, जन्म हुआ माइनस के 429। अब ये तो घटाने का के लिए हमने लगाया है माइनस, और ये माइनस है पहले से ही जो उनके जन्म के समय में दिया हुआ है, तो इसको करते हैं माइनस 348 और माइनस माइनस प्लस 429। ठीक है, अब देखिए भाई, ये प्लस है ये माइनस, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। 9 में से 8 गया 1, और ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए 8, और चिन्ह लगा देंगे ज़्यादा वाला यानी प्लस वाला, यानी 81 वर्ष, वो 81 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है, समझ में आ गया। सवाल नंबर 8 है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची हो तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो हम लेते हैं भाई, ये मान लिया समुद्र तल है यहाँ, और कोई बिंदु यहाँ पे है ए पे, ये समुद्र तल से गहराई, इसकी जो माप दी है वो दी है 11,600 मीटर। ठीक है, हमने बिंदु ए ले लिया यहाँ पे। अब समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु मान लिया यहाँ पे बी है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,846 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस गहराई वाले बिंदु ए से बी तक की माप बतानी है। तो सिंपल है बिल्कुल, ये दोनों माप क्या होगी, जुड़ जाएंगी
और ए से बी तक की जो है दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं, या चोटी की ऊंचाई। ठीक है, गहराई वाले बिंदु से आप कहोगे लिखने को इस बिंदु की माप क्या होगी यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे -11,600 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि हम समुद्र तल से नीचे चल रहे हैं और समुद्र तल से ऊपर चलेंगे तो 8,846 मीटर प्लस का लिखेंगे। लेकिन उसने क्या पूछा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पे हम सिंपल उसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु ये है 11,600 मीटर। ठीक है, और समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु ये है 8,846 मीटर। आप यहाँ पे चाहे तो माइनस और प्लस, इसको माइनस दिखा सकते हैं, इसको प्लस दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें केवल इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो ये क्या होगी भाई, 11,600 मीटर प्लस 8,846 मीटर। देखिए अब समुद्र तल पे यहाँ पे 0 है ना, समुद्र तल पे क्या होगी, माप 0 होगी। अब इस बिंदु ए को ओ तक जाने के लिए, समुद्र तल तक जाने के लिए 11,600 मीटर तो ये चलना पड़ेगा, और यहाँ से फिर बी तक जाने के लिए 8,846 मीटर चलना पड़ेगा, यानी दोनों दूरी जुड़ जाती हैं। तो इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 6 और 0 6, और 4 और 0 4, 8 और 6 14 का 4 हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10, और 1 और 1 2, ये आ गया 20,446 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।